Hey guys, I'm Nitin Kumar Singh. I hope you all are doing great. आज है 5 मार्च. इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं द हिंदू के. पहला जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है. साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि भाई साहब ये लोग, आपने क्या किया, मेडिसिन पे तो आपने कंट्रोल कर लिया बट इनके रूम चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्लस जो मेडिकल डिवाइस होता है इनके ऊपर आपका ध्यान गया ही नहीं गवर्नमेंट का, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उससे रिलेटेड है. फिर तीसरा आर्टिकल डिस्कस करिए डीलिमिटेशन पे. काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल है, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया बट इस बार नया एंगल है. अभी हाल ही में अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया कि प्रो रेट बेसिस पे सीटें इंक्रीज हो रही है, बट उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसे यहाँ पे डील किया जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस को. न्यूज़ आर्टिकल बात कर रहा है कि हमने एक टारगेट लेके चले थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसे 100 लेके आना है. उसे हमने फाइनली अचीव कर लिया है. पिछले 3 डिके में हम लोगों ने इसे 83% तक डिक्लाइन कर दिया है. अब ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है ये समझ लेते हैं. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, पर 1 लाख में, पर 1 लाख पे कितनी प्रेग्नेंट वुमेन या फिर डिलीवरी करते वक्त उनकी डेथ हो रही है, ये काउंट किया जाता है. अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमने 100 को अचीव कर लिया है, इसका मतलब है कि 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जा 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर 100 महिलाओं की डेथ हो जा रही है. मतलब अगर 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनमें से कई वुमेन होगी जो प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ हो जा रही है. कई लोगों की जो डिलीवरी, जब बच्चा डिलीवर कर रहे होगे तब उनकी डेथ हो जा रही होगी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे. और कई बार होता है प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज के अंदर उनकी डेथ हो जा रही है. अगर ये तीनों चीज़ को आप काउंट करोगे तो ये आ जाता है MMR के अंदर. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये 3 कंडीशंस हैं MMR को काउंट करते वक्त. क्या रीज़न हो सकते हैं? कई सारे रीज़न है. एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण होता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर, अनसेफ अबॉर्शन, ये सब रीज़न है जिनके कारण डेथ होने की चांसेस बढ़ जाती है. अगर ये जो MMR है किसी कंट्री में हाई है तो इससे आप क्या इंडिकेट करोगे कि वहाँ पे जो मैटरनल हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना वीक है. ठीक है, तो इसे हमें लो करके रखना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 डील करता है MMR से. ये कहता है कि हमें इसे डिक्लाइन करना है 70 से नीचे. कब तक? 2030 तक. ठीक, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था. वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 69% पिछले 3 डिके में, जो कि ग्लोबल का देखा जाए उससे काफ़ी अच्छा है. ग्लोबल में ये 55% का डिक्लाइन हुआ है और इंडिया में कितना, 69. हम लोग कितने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करके चल रहे हैं. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कहता है कि 1,000 जब बच्चा बॉर्न होता है तो उन 1,000 बच्चों में कितनी की डेथ हो जा रही है. मतलब कि अगर 1,000 बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ पे 10 बच्चों की डेथ हो रही, तो IMR क्या होगा, 10 होगा. ठीक है, 1,000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है ये काउंट किया जाता है. रीज़न, प्री मेच्योर बच्चा होता है तब ये देखने के लिए मिलता है. बच्चे का वेट लो हो तब ये देखने के लिए मिलता है. ठीक है, और मेजर रीज़न आज की डेट में इंडिया जो फेस कर रहा है वो है माल न्यूट्रिशन. उसके शिकार होते हैं बच्चे. तो जब पैदा होते हैं तो उसके कुछ दिनों में उनकी डेथ हो जाती है इन कारणों से. तो यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.2 डील करता है. ये कहता है कि 1,000 बच्चों पे 12 बच्चों की अगर डेथ हो, उससे कम हो, ये टारगेट है इन लोगों का 2030 तक. ठीक, फिर मिनिस्ट्री बोलती है, एक्नॉलेज करती है कि आशा वर्कर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया हेल्थ केयर सिस्टम में. ठीक है, गाँव में गए हैं ये लोग, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बताया कि क्या क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन पे. ठीक,
उसके बाद बोल रहे हैं कि जो भीष्म है, इसने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री। कुछ स्कीम्स के नाम आपको याद होना चाहिए, कुछ दिन पहले ही आर्टिकल में भी कई सारे स्कीम्स के नाम आए थे। कल ही परसों हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, पीएम मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपये देने की बात की गई थी। 1,000 रुपये मिलेगा जब रजिस्टर कराती है वुमेन, 2,000 रुपये मिलेगा जब वो वुमेन 6 मंथ के बाद चेकअप के लिए जाती है, 2 मंथ 2,000 रुपये मिलेगा जब बच्चा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो 5,000 हो गया। 1,000 रुपये मिलता है उसे जननी सुरक्षा योजना के अंदर। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तब इसको 1,000 रुपये मिलता है इसके अंदर। तो ये आर्टिकल था। चलिए दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 1 और 2 से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो रूम के प्राइस होते हैं ये वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आप देखते हो इसको काफ़ी ज़्यादा प्राइस टैग होते हैं इनके। और कई सारे हॉस्पिटल में आप जब पेशेंट जाता है तो बोलते हैं कि ये देखो हमारा सीटी स्कैन, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर बोलता है अरे ये तो हमारे हॉस्पिटल का नहीं है स्कैन, आप हमारे हॉस्पिटल से ये स्कैन करिए, या फिर ये मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल से खरीदिए। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई साहब इन सबको कंट्रोल करिए, बट ऐसा भी कंट्रोल मत करिए कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है इन सेक्टर्स में वो आना बंद कर दें। तो एक बैलेंस वे में गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स लेने के लिए बोला गया है। इसे जीएस पेपर 2 हेल्थ और गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। आज की डेट में मेरा एन सही कर लूँ मैं, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये डिसाइड करता है मेडिसिन के प्राइस कितने होना चाहिए। उसके लिए ये लोग नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन जारी करता है। नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन का एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, इसमें जो जो एसेंशियल मेडिसिन होते हैं उनका एक प्राइस स्लैब होता है। मतलब कि सपोज करो ये कोई मेडिसिन है, ये 500 रुपये है। अगर इसने बोल दिया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस लिस्ट में लिख दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, ये सीलिंग है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे कम भले ही कर लो, तो आपको उतना ही मानना होगा। और ये जो लिस्ट है ये पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये इस लिस्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? इन मेडिसिन जो इस लिस्ट में है एसेंशियल मेडिसिन, इनके प्राइस को मतलब डिसाइड करना। इसके अलावा ये कुछ और इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल है वो अपने मनमाने ढंग से रूम के दाम बढ़ा सकता है। जब जाते हो आप लोग हॉस्पिटल में, अगर एडमिट होते हो तो वहाँ पे रूम लेते हो ना, तो ये इसके अंदर नहीं आता, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। तो हॉस्पिटल यहाँ पे कमा लेते हैं। देन जो मेडिकल डिवाइस होता है उसके ऊपर इन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो मेडिकल डिवाइस पे ये लोग पैसा कमा लेते हैं काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अब ये बस इतना सही आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। एक तरीके से आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि NPPA क्या होता है। ये एक प्राइस सीलिंग तय करता है और ये एक लिस्ट जारी करता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसे पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट इनके अंदर क्या क्या नहीं आता हॉस्पिटल के, जो रूम हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, इन सब का प्राइस ये लोग आज की डेट में कंट्रोल नहीं करते हैं। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। अच्छा आर्टिकल आ रखा है डिलिमिटेशन पे, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बट इसमें कुछ नया एंगल है। क्यों? अमित शाह जी ने हाल ही में बोला है कि जो साउथ के स्टेट है, जैसे तमिलनाडु आके निकल के बोला कि देखो अगर डिलिमिटेशन आएगा हमारी सीटें गिर जाएगी। बट अमित शाह जी ने बोला है कि देखो प्रो रेट बेसिस पे आपकी सीटें इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो उसी को यहाँ पे समझाया गया है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट क्या है, जो आ रखे हैं आज तक 4 आ रखे हैं, उन सब के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या अमेंडमेंट्स आया, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 जो कि बात करता है, इनएक्ट करने की बात करता है डिलिमिटेशन को, और डिलिमिटेशन हर सेंसस के बाद इसे लेके आना है, ये आर्टिकल 82 डील करता है। स्टेट लेवल पे आपका आर्टिकल
70 डील करता है। मीन्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीड क्या है डिलिमिटेशन की, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए इसकी नीड क्या है, देन चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है आज की डेट पे ये, ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड। ये तीन चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये आर्टिकल रफ आइडिया देता हूँ कि ये आर्टिकल शुरुआत में ही बता देता है कि देखो दो तरीके से सीटों की डिवाइड हो सकती है। एक तो जो हमेशा से चला आ रहा है कि 543 सीटों पर ही वो सीटें डिवाइड होगी। तो उसके अंदर देखा जाए तो जो यूपी है उसका सीट 80 से 91 हो जाएगा, यानी कि 11 सीटें इंक्रीज हो जाएगी। सेम कहानी बिहार के साथ है, 40 से 50 हो जाएगी, 10 सीटें इंक्रीज हो रही है। बट जैसे ही आप साउथ में आओगे, यहाँ पे आ गया आपका तमिलनाडु, 8% सॉरी 8 सीटें डिक्रीज हो जा रही है। आंध्र प्रदेश की -8 सीटें डिक्रीज हो रही है। केरल के साथ भी -8 सीटों का डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। कर्नाटका में 2 सीटें डिक्रीज होगी अगर सीटें नहीं इंक्रीज की गई तो। ये पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में बोला जा रहा है चलिए सीटें जो 543 है इसको इंक्रीज करके ये लोग अप्रॉक्स 848 सीटें कर दें, ठीक है, नए डिलिमिटेशन में, जैसा कि अमित शाह जी ने बताया है। तो जो इंक्रीमेंट है वो देखिए कितना डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में जो 80 है वो 143 हो जाएगी, लगभग 63 सीटें इंक्रीज हो रही हैं। बिहार में लगभग 39 सीटें इंक्रीज होगी। वहीं पे आप तमिलनाडु में जाए 10 सीटें इंक्रीज हो रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 12 सीटें, ठीक है। केरल में कोई सीटें इंक्रीज नहीं होगी। अब डिटेल मैनर में समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे की, डिलिमिटेशन है क्या और कैसे ये वर्क करता है। अब यहाँ पे समझते हैं प्रॉपर वे में कि डिलिमिटेशन होता क्या है और ये किस बेसिस पे सीटें अलोकेट करती है। तो सबसे पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1952 में आया था, ठीक। अब 4 बार आ चुका है, 1952 में आया था, 1963 में आया था, 1973 में आया था, फिर 2002 में आया था। तो इस समय क्या हुआ था, सेंसस आया और उसी के तुरंत बाद इलेक्शंस हो गए 1952 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट बन गया। 1962 में सेंसस हुआ और उसके एक साल बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आ गया 1963 में। देन सिमिलर केस 1972 में सेंसस हुआ, 1973 में डिलिमिटेशन एक्ट आ गया। तो ये सिंपलर चलता आया। बट 1973 में एक चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। 1973 में एक चेंजेस आई, यहाँ पे आया 42nd अमेंडमेंट। इसमें ये कहा गया कि कई स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, कईयों की डिक्रीज हो रही थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब सीटें फ्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। अब सीटों को फ्रीज कर देते हैं, मतलब जो 543 का फिगर है इसे फ्रीज कर दिया गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब इतनी ही सीटों पे जो भी इलेक्शंस होगा वो लड़ा जाएगा। देन 2002 में आता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इसमें एक चेंज कर देते हैं कि चलो सीटें जो 543 आपने बोला वो रखते हैं, बट जो बाउंड्री है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज है, इसे हम लोग रीएडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है, रीएडजस्ट करते रहेंगे। तो ये आ गया और बोला गया ये उस वक्त तक चलेगा, मतलब कि 25 ईयर तक ये चलता रहेगा। यानी कि अब 2026 में इसको चेंज करने के बाद बारे में बात की गई है कि ये जो फिगर है इसे अब चेंज करने की बात की जा रही है। तो इसी को लेके जो साउथ के स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। अब थोड़ा सा डिलिमिटेशन की पावर्स को समझ लेते हैं। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऑर्डर के खिलाफ कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते हैं। देन ये जो ऑर्डर है लोकसभा में जाएगा, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। बट यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती है कि लोकसभा में गया तो मॉडिफाई कर देंगे वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। इसके जो चेयर पर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक। देन इसमें आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं आपके। देन स्टेट जो भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बैठते हैं। तो ये 3 मेंबर्स की बॉडी है। ये याद रखिएगा, बेसिक सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखिएगा कि आज तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। कब कब, 1952, 1950 63, 1973, 2002।
1973 में अमेंडमेंट आया था 42 वाला, जिसमें सीट को फ्रीज कर दिया गया था। 2002 में 84th अमेंडमेंट आया था, जिसमें बोला गया कि चलो सीटें जो 543 का फिगर है उसे रखते हैं, बट जो बाउंड्री है उसे एडजस्ट करते रहेंगे, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते रहेंगे।